नमस्कार, आपका स्वागत है यूनिक्स स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो, बुशमैन तथा भील जनजाति। अब इसी अध्याय में देखेंगे लास्ट जो जनजाति है वो है हमारी गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति में हम देखेंगे कि गोंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, कब हुई और इनके आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं, निवास क्षेत्र कौन से हैं, आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क कैसे हैं और इनकी समाज एवं संस्कृति किस प्रकार की है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम गोंड शब्द की उत्पत्ति से संबंधित। तो इनकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? खोंडा शब्द से हुई है। किससे हुई है? खोंडा शब्द से हुई है। और खोंडा है उसका अर्थ होता है पहाड़ी। खोंडा का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। तो गोंड जो जनजाति है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? खोंडा से हुई है। और खोंडा का जो अर्थ है वो क्या होता है? पहाड़ी होता है। आगे हम बात करते हैं इसी में गोंड जनजाति से संबंधित। तो गोंड जनजाति है ये अपने आप को क्या मानते हैं या फिर क्या कहते हैं? ये अपने आप को कहते हैं कोयटूर या कोल। कोयटूर या कोल कहते हैं। यानी गोंड जनजाति के लोग हैं ये अपने आप को यानी स्वयं को क्या कहते हैं? कोयटूर या कोल कहते हैं। तो ध्यान देना, अगर पूछ लिया जाए कोयटूर या कोल क्या है तो उसमें आपको बताना है कोयटूर या कोल है वो गोंड जनजाति है वो अपने आप को क्या किस नाम से पुकारती है? कोयटूर या कोल नाम से पुकारती है। आगे देखते हैं हम कि इस जनजाति ने शासन किया था। जिस प्रकार से भील जनजाति ने 4 क्षेत्रों में शासन किया था उसी प्रकार से गोंड जनजाति है इसने भी क्या किया था? शासन किया था। और वो शासन है वो कब किया था? 16वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक। कब किया था? 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक। अगर पूछ लिया जाए कि गोंड जनजाति ने शासन कब किया था तब आपको इतना बताना है कि गोंड जनजाति है उसने 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक क्या किया था? शासन किया था। और कितने साम्राज्यों पे शासन किया था तो उसमें आपको बताना है कि 4 साम्राज्यों में इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। पहला आता है इसमें मांडला। पहला है मांडला। दूसरा आता है वो है देवगढ़। दूसरा कौन सा है? देवगढ़। तीसरे की बात करें तो तीसरा जो क्षेत्र है वो कौन सा आता है? चांदा। और चौथा जो क्षेत्र है वो है खेड़ला। तो ये 4 हैं, इन पे इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। तो याद रखना है मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला, इन चारों पे शासन करने वाली कौन सी जनजाति है? तो वो आपकी रहेगी गोंड जनजाति। और कब किया था तब आपको बताना है 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने इन साम्राज्यों पे क्या किया था? शासन किया था। चलो आगे देखते हैं हम इनके जो शासन था उसका पतन कब हुआ था। यानी धीरे धीरे पतन की ओर इनके शासन है वो कब से होना शुरू हो गया था? तो वो है 1940 के बाद। 1940 के बाद इनका जो प्रभुत्व है वो धीरे धीरे क्या होने लगा? समाप्त होने लगा। 1940 के बाद क्या होने लगा? धीरे धीरे इनका प्रभुत्व क्या होने लगा था? समाप्त होने लगा था। यानी इन्होंने शासन तो किया था लेकिन बाद में क्या हुआ? इनका जो शासन है वो धीरे धीरे इनके क्षेत्रों में जो इनका प्रभुत्व था वो धीरे धीरे क्या होने लगा? समाप्त होने के कगार पे चला गया। अब आगे बात करते हैं गोंड जनजाति के निवास क्षेत्रों की। यानी गोंड जनजाति है वो किन किन क्षेत्रों में निवास करती है। तो प्रमुख रूप से आपको बता चुका हूं कि गोंड जनजाति है वो किससे संबंधित है? भारत से। तो भारत के वो कौन से राज्य हैं जहां पे ये जनजाति क्या करती है? निवास करती है। निवास क्षेत्र। तो निवास क्षेत्रों में देखेंगे कि भारत के वो राज्य जहां पे ये जनजाति क्या कर रही है? निवास कर रही है। तो उसमें रहेगा सबसे पहले
मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा रहेगा तेलंगाना, चौथा है असम या फिर आसाम। तो 4 क्षेत्र देखें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, असम। इसके अलावा बात करें तो ये झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी निवास करते हैं। कहाँ पे करते हैं? झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो कितने राज्य हो गए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, असम, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इसके अलावा हमने सबसे पहले देखा था कि गौंड जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में, दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि गौंड जनजाति के निवास क्षेत्रों के बारे में बताइए, तब आपको बताना है कि यह जनजाति भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, असम, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा में निवास करती है। इसके अलावा यह प्रमुख रूप से किन क्षेत्रों में निवास करती है? दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में क्या करती है? निवास करती है। आगे देखते हैं तो आगे आता है इनके आर्थिक क्रियाकलाप, यानी गौंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में हम देखेंगे इनके आखेट, दूसरा भोजन, तीसरा आता है वस्त्र, चौथा आता है औजार और पांचवा आता है यंत्र या उपकरण। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप में 1 नंबर आखेट से। तो आखेट में क्या देखेंगे? ये लोग किनका शिकार करते हैं? जानवरों का। ए में क्या रहेगा? आखेट। ये लोग जानवरों का शिकार करते हैं। क्या करते हैं? जानवरों का शिकार करते हैं। ठीक है, आखेट में आपको प्रमुख रूप से इतना ही याद रखना है, ये लोग किनका शिकार करते हैं? जानवरों का शिकार करते हैं। तथा वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भील जनजाति की तरह ये जनजाति भी क्या करने लगी है? शिकार के साथ साथ कृषि कार्य करने लगी है। यानी शिकार के साथ साथ कृषि कार्य करना शुरू कर दिया किसने? गौंड ने। ठीक, आगे हम देखते हैं इसी में कि इनके आजीविका का प्रमुख आधार क्या है। सभी जनजातियों में हमने देखा है आजीविका के प्रमुख आधार। तो आजीविका का जो प्रमुख आधार है वो रहेगा आखेट, खाद्य संग्रहण, कृषि और पशुपालन। आजीविका का प्रमुख आधार क्या है गौंड जनजाति का? तो वो है आखेट, खाद्य संग्रहण, कृषि और पशुपालन। अब कृषि से संबंधित हम बात करते हैं, इनमें 2 कृषि प्रमुख रूप से बताई गई हैं। वो एक तो है दीपा कृषि। पहली कौन सी कृषि है? दीपा कृषि। तो दीपा कृषि क्या है? ध्यान देना, दीपा कृषि क्या है? तो दीपा कृषि में आपको बताना है यह जूमिंग कृषि का एक प्रकार है। जूमिंग कृषि का एक प्रकार है। कौन सी कृषि का एक प्रकार है? जूमिंग कृषि का एक प्रकार है, जो भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद, भूमि पर 2-3 वर्ष कृषि कार्य यानी खेती करने के बाद, कृषि कार्य के बाद क्या कर देते हैं? इसको खाली छोड़ देते हैं, यानी पड़त छोड़ देते हैं। वही क्या है? दीपा कृषि है।
तो दीपाकर्षी क्या है? दीपाकर्षी एक ज़ूमिंग कर्षी का प्रकार है। इसमें भूमि पर 2 या 3 वर्ष तक कर्षी कार्य किया जाता है, उसके बाद भूमि को क्या छोड़ दिया जाता है? खाली, यानी पर्द छोड़ दिया जाता है। अब अगली कर्षी आती है इसी में पेंडा कर्षी। अगली कर्षी है वो कौन सी है? पेंडा, पेंडा कर्षी। तो पेंडा कर्षी क्या है और कहाँ की जाती है? तो पेंडा कर्षी की बात करें तो यह है मध्य प्रदेश में, यह कर्षी है, यह है मध्य प्रदेश में जो बस्तर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? मध्य प्रदेश में जो बस्तर क्षेत्र है वहां पे सीढ़ीदार कर्षी, सीढ़ीदार कर्षी की जाती है, वही क्या कहलाती है? पेंडा कर्षी कहलाती है। तो ध्यान देना, पेंडा कर्षी क्या है? मध्य प्रदेश में बस्तर क्षेत्र में जो सीढ़ीदार कर्षी की जाती है, कौन सी? सीढ़ीदार कर्षी की जाती है, वही क्या है? पेंडा कर्षी है। आगे चलते हैं हम इसी में, तो आगे हम देखते हैं भोजन। तो भोजन की बात करें तो इस जनजाति के जो लोग हैं वो स्थानीय अनाज को काम में लेते हैं। स्थानीय अनाज में अगर प्रमुख रूप से देखें तो कोदू और कुटकी, यानी 2 ये स्थानीय अनाज हैं जिनका सेवन कौन करते हैं? गोंड जनजाति के लोग करते हैं। अगर पूछ लिया जाए कोदू या कुटकी क्या है, तब आपको बताना है कि कोदू या कुटकी गोंड जनजाति के स्थानीय अनाज का नाम है। आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं कि ये लोग उत्सवों पे क्या बनाते हैं। पिछली जनजाति में देखा था उत्सवों पे क्या बनाते थे? चावल। तो वही चीज ये बनाते हैं जिसका क्या नाम देखा था हमने? चोखा। यानी कोई उत्सव हो या फिर कोई त्योहार हो, उस समय इस जनजाति के लोग हैं वो क्या बनाते हैं? चावल बनाते हैं। अब अन्य जनजातियों की तुलना में इसमें एक अलग शब्द आया है, वो है धूम्रपान। धूम्रपान यानी इस जनजाति के लोग हैं वो धूम्रपान भी करते हैं। जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, होका है, जो भी हो उसका सेवन करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? गोंड जनजाति के लोग। धूम्रपान के साथ साथ ये लोग हैं ये महुआ से निर्मित, किससे निर्मित है? महुआ से निर्मित शराब का सेवन भी करते हैं। महुआ से निर्मित शराब का सेवन भी करते हैं। तो ध्यान देना, गोंड जनजाति के जो भोजन हैं उसमें ये लोग स्थानीय अनाज को काम में लेते हैं, जैसे कोदू और कुटकी। इसके अलावा उत्सवों पे क्या बनाते हैं? चावल यानी चोखा बनाते हैं। ये लोग धूम्रपान करते हैं, तो धूम्रपान के साथ साथ महुआ से निर्मित जो शराब है उसका भी क्या करते हैं? सेवन करते हैं। ये लोग शाकाहारी के साथ साथ क्या होते हैं? मांसाहारी भी होते हैं। तो ध्यान देना, ये लोग क्या होते हैं? मांसाहारी भी होते हैं। तो अब तक हमने जितनी भी जनजातियां पढ़ी उन सभी में एक नाम ये भोजन में सब में आया है, मांसाहारी। यानी ये लोग किनका उपयोग करते हैं? मांस का उपयोग करते हैं खाने में। आगे बात करते हैं इनके वस्त्रों की। आगे बात करते हैं वस्त्रों की। वस्त्र या आभूषण। वह आभूषण, ठीक है। तो वस्त्रों में बात करें तो इस जनजाति के लोग हैं ये सूती वस्त्रों को पहनते हैं। यानी इनका जो वस्त्र है वो प्रमुख रूप से कौन सा है? सूती वस्त्र है। यानी इस जनजाति के लोग कौन से वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं। अब बात करें कि जो पुरुष हैं वो कौन से वस्त्र पहनते हैं और महिलाएं हैं वो कौन से वस्त्र पहनते हैं। तो पुरुषों में बात करें तो पुरुष हैं वो धोती और कमीज। पुरुष क्या पहनते हैं? धोती व कमीज पहनते हैं। आगे हम बात करते हैं महिलाएं हैं वो क्या पहनती हैं। तो महिलाएं हैं वो प्रमुख रूप से क्या पहनती हैं? साड़ी। साड़ी और चोली।
तो ध्यान देना, पुरुष क्या पहनते हैं? धोती व कमीज, तथा महिलाएं क्या पहनती हैं? साड़ी व चोली पहनती हैं। आगे देखते हैं कि इनके अलावा महिलाएं हैं वो अपने सुंदरता बढ़ाने के लिए कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां भी पहनती हैं। चूड़ियां पहनती हैं, यानी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गौण जनजाति की जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती हैं? कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं। इसके अलावा ये महिलाएं हैं ये मनकों से निर्मित या फिर मनकों की कौड़ियों से निर्मित हार पहनती हैं। यानी गौण जनजाति की जो महिलाएं हैं वो अपने गले में मनकों की कौड़ियों से निर्मित क्या पहनती हैं? हार पहनती हैं। आगे हम बात करें तो इसमें जो महिलाएं हैं, यानी इस जनजाति की जो महिलाएं हैं वो अपने शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। गोदना गुदवाती हैं। गोदना को क्या कहा जाता है? आजकल बोलते हैं टेटू। तो जो गौण जनजाति की महिलाएं हैं वो अपने शरीर पे क्या गुदवाती हैं? गोदना यानी टेटू बनवाती हैं। अब आगे बात करें इनके आभूषणों की, तो आभूषणों की बात करते हैं तो इसमें महिला और पुरुष दोनों ही क्या पहनते हैं? आभूषण पहनते हैं। यानी महिला और पुरुष दोनों ही क्या पहनते हैं? आभूषण पहनते हैं। और किससे निर्मित है? चांदी या फिर एल्यूमिनियम, चांदी या फिर एल्यूमिनियम से निर्मित आभूषण हैं वो पुरुष और महिलाएं दोनों ही पहनती हैं। ये हो गए इनके वस्त्र व आभूषण। फिर आगे देखते हैं तो आता है इसमें निवास गृह। द है वो कौन सा है? निवास गृह। यानी ये लोग जिनमें निवास करते हैं वो किससे बने होते हैं? यानी इनके घर हैं वो किससे बने होते हैं? तो जितने भी जनजाति हैं सबके निवास गृह हमने देखे थे। कोई घास फूस है, खाल है, लकड़ी है, उससे निर्मित है। तो उसी प्रकार से गौण जनजाति के जो निवास गृह हैं वो किससे बने होते हैं? इनके जो घर हैं वो किनके बने होते हैं? घास फूस से निर्मित होते हैं। किससे? घास फूस से निर्मित। इसके अलावा बात करें तो इनके कुछ मकान हैं वो किससे निर्मित होते हैं? मिट्टी से भी निर्मित हमें मिलते हैं। ये छोटे छोटे गांवों में रहते हैं, यानी गौण जनजाति के लोग हैं वो छोटे छोटे गांव में रहते हैं। और जो छोटे गांव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पल्ली कहते हैं। छोटे गांव को क्या कहते हैं? पल्ली या फिर नंगले। तो ध्यान रखना, पल्ली या नंगले क्या है तो बताना है। जो गौण जनजाति के लोग जिन छोटे छोटे गांवों में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पल्ली या नंगले कहा जाता है। इसके अलावा आगे हम बात करें तो जब ये अपना आवास बनाते हैं, जब ये अपना क्या बनाते हैं? आवास बनाते हैं, तो ये अपने आवासों का शगुन निकलवाते हैं तथा वहाँ पे उत्सव बनाते हैं। उत्सव के साथ साथ हम बात करें तो ये लोग हैं ये किनकी बलि देते हैं? बतख व मुर्गे की वहाँ पे बलि देते हैं। उसके बाद ही अपना जो आवास का कार्य है वो क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। इनके आवासों में हम बात करें कि इनके आवास में क्या क्या होता है, तो इनके आवास में अगर हम बात करें तो एक तो आता है मकान, एक होती है रसोई, एक होता है पूजा घर और एक होता है बरामदा। यानी गौण जनजाति के जो आवास हैं उनमें मकान, रसोई, पूजा घर, बरामदा होता है।
जब ये अपने घरों का निर्माण करते हैं, आवास का निर्माण करते हैं, तो एक शगुन निकलवाते हैं और शगुन निकलवाने के बाद वहाँ पे ये उत्सव बनाते हैं और उत्सव में किनकी बलि दी जाती है? बतख व मुर्गे की क्या दी जाती है? बलि दी जाती है। आगे हम देखते हैं इनके औजार। अगला जो पॉइंट है इसमें वो रहेगा औजार का। तो ये लोग हैं, ये औजारों में बात करें तो साधारण औजार हैं, उनको क्या करते हैं? काम में लेते हैं। जैसे खुरपी है, फावड़ा है, दराती है, खुरपी, फावड़ा, दराती। इसके अलावा हम बात करें तो कुल्हाड़ी का भी प्रयोग करते हैं, कुल्हाड़ी और तीर। तो प्रमुख रूप से आपको याद रखना है, जो गौंड जनजाति के लोग हैं ये औजारों में क्या रखते हैं? खुरपी, फावड़ा, दराती, तो औजारों में देख रहे थे हम कि साधारण औजारों का ये क्या करते हैं? काम में लेते हैं। उसमें है एक तो खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी और तीर। इसके अलावा हम बात करें तो इनके घरों में और क्या होता है? तो इनके घरों में हम बात करें तो कुछ तो चारपाई होती हैं। क्या होती हैं? कुछ चारपाइयाँ होती हैं, लकड़ी से बनी स्टूल होती हैं और दरियाँ होती हैं। दरियाँ बैठने और सोने के काम में ली जाती हैं। ठीक है, आगे इसी क्रम में हम देखते हैं तो इस जनजाति में तीसरा जो पॉइंट आता है आर्थिक क्रियाकलाप के बाद समाज व संस्कृति का। समाज व संस्कृति में हम देखेंगे कि इनका समाज कैसा है और किस प्रकार से ये रहते हैं। समाज व संस्कृति, तो समाज व संस्कृति की बात करें तो इनमें जो घर का मुखिया बोलते हैं, घर का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? बुजुर्ग होता है। कौन होता है? बुजुर्ग होता है। यानी घर का जो मुखिया वो कौन होता है? बुजुर्ग। यानी घर में जो सबसे बड़ा होता है वही क्या होता है? घर का मुखिया होता है। इस समाज में क्या होता है कि जब पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी पिता की मृत्यु होने के पश्चात जो सामान का बंटवारा है या फिर संपत्ति का बंटवारा है वो पुत्रों में बराबर बराबर भागों में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। तो ध्यान रखना, इनका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? बुजुर्ग होता है। और पिता की मृत्यु के पश्चात इनका जो सामान या फिर जो संपत्ति है वो पुत्रों में बराबर बराबर भागों में क्या कर दी जाती है? बांट दी जाती है। आगे देखते हैं इसमें कि इनके विवाह के प्रकार कितने होते हैं। यानी इस समाज में विवाह है कितने प्रकार से किया जाता है? विवाह के प्रकार की बात करते हैं तो विवाह के प्रकारों में हम देखते हैं सबसे पहले आता है सेवा विवाह है। दूसरा आता है विनिमय विवाह है। तीसरा आता है हरण विवाह है। और चौथा जो होता है वो कौन सा होता है? विधवा विवाह है। तो तीन तो विवाह के प्रकार हैं जो भील जनजाति में देखे थे वही प्रकार हैं। इसके अलावा इसमें जो नया जुड़ा है वो कौन सा है? विधवा। विधवा विवाह क्या होता है? उसमें क्या था? देवर विवाह है। और इसमें क्या आया है? विधवा विवाह है। उसमें निश्चित था कि जो विधवा महिला है उसका विवाह किसके साथ कर दिया जाता था? देवर के साथ। लेकिन इसमें क्या है? इसमें कोई निश्चित नहीं है कि उसका विवाह देवर में हो, अन्य किसी में भी हो सकता है। यानी जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसे कोई बड़ा भाई अगर जिनकी शादी नहीं हुई है तो उसके साथ भी इसका क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है।
सेवा विवाह, सेवा करके, विनिमय यानी लड़की के बदले लड़की, और हरण किसी लड़की का अपहरण करके उसके साथ क्या करना, शादी रचाना। ठीक है, तो ये चारों के चारों क्या है, विवाह के प्रकार हैं। किसमें आते हैं, गौण जनजाति समाज में ये प्रकार हैं, ये प्रचलित में हैं। अब आगे चलते हैं, तो इसमें आता है कि विवाह है वो कौन से स्थानों पे करते हैं। तो प्रमुख रूप से बात करें तो इनके विवाह हैं ये प्राकृतिक जो स्थान होते हैं, यानी प्रकृति द्वारा जो निर्मित स्थान है, जैसे कोई नदी का किनारा है, कोई झील का किनारा है, उस स्थान पे ये लोग क्या करते हैं, विवाह करते हैं। इसके अलावा ये लोग हैं ये आम के वृक्ष के नीचे भी, किसके नीचे, आम के वृक्ष के नीचे भी क्या करते हैं, विवाह संपन्न करवाते हैं। तो ध्यान रखना, गौण जनजाति के लोग हैं वे विवाह प्राकृतिक स्थलों या फिर आम के वृक्ष के नीचे विवाह को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। अब आगे इसी समाज एवं संस्कृति में देखते हैं कि इस समाज में कौन सी भाषा बोली जाती है। इस समाज में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो हमने जितने भी राज्य देखे थे, यानी इनके जो क्षेत्र देखे थे, जितने भी राज्य हैं और उन राज्यों में जो भाषा बोली जाती है, उन सभी भाषाओं का ये लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, हिंदी है। कितनी हो गई, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी। इसके अलावा ये लोग हैं ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, मराठी और द्रविड़ भाषा का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी अगर पूछ लिया जाए कि गौण जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो उसमें आपको बताना है तमिल, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, मराठी और द्रविड़ भाषा। यानी इस समाज में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, प्रमुख रूप से 6 भाषाएं बोली जाती है। आगे बात करते हैं कि ये लोग मनोरंजन में क्या काम में लेते हैं, मनोरंजन। तो मनोरंजन की बात करें तो प्राचीन काल में ये लोग क्या करते थे, मुर्गों को आपस में लड़ाकर, यानी जो मुर्गे हैं उनको आपस में लड़ाकर क्या करते थे, मनोरंजन करते थे। कौन से काल में, प्राचीन काल में ये लोग मुर्गों को आपस में लड़ाकर क्या करते थे, मनोरंजन करते थे। आगे इसी में देखते हैं हम, आगे आता है कि ये लोग कौन कौन से देवता और देवी की पूजा करते हैं। तो देवी और देवताओं की बात करें, देवता में बात करें तो ये लोग बड़ा देव और जो शंभु महादेव हैं, तो शिव जी हैं, उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये तो बात आ गई देवता में, देवता में बड़ा देव और शंभु महादेव। अब बात करते हैं देवी में, यानी कौन सी देवी की पूजा की जाती है। तो एक तो छोटी माता और दूसरी है शीतला माता। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गौण जनजाति में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तब आपको बताना है कि ये लोग बड़ा देव और शंभु महादेव की पूजा करते हैं। इसके साथ साथ छोटे माता व शीतला माता के भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। आगे देखते हैं तो ये लोग जो बड़ा देव है, कौन है, जो बड़ा देव है, या फिर बात करें कि काली माता, बड़ा देव वह कौन सी माता, काली माता। बड़ा देव व काली माता को प्रसन्न करने के लिए ये लोग प्राचीन काल में क्या करते थे, नर बलि देते थे। किसकी बलि देते थे, नर बलि देते थे। दोबारा देखना एक बार, बड़ा देव व काली माता को प्रसन्न करने के लिए प्राचीन काल में ये लोग किसकी बलि देते थे, नर की बलि देते थे। लेकिन हुआ क्या, 19वीं सदी में क्या हुआ, 19वीं सदी में 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा इस नर बलि पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। केवल किस पे लगाया है, नर बलि पे क्या लगाया है,
प्रतिबंध लगाया है और उसकी जगह ये लोग अब क्या करते हैं, किनकी बलि देते हैं, पशुओं की बलि देना क्या कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है। अब कुछ समाज व संस्कृति में कुछ नाम हैं, यानी इनके समाज में किनको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पटेल या मुखादम की। पटेल का ही दूसरा नाम क्या है, ध्यान रखना, मुखादम है। पटेल का दूसरा नाम क्या है, मुखादम। ये कौन होता था, पटेल या मुखादम कौन होता था? ये होता था गांव का मुखिया। कौन होता था? गांव का मुखिया होता था। ध्यान रखना, गौंड जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है पटेल या मुखादम कहा जाता है। अगर सीधा ही पूछ लिया जाए कि मुखादम क्या है, तब आपको बताना है कि गौंड जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है वही क्या कहलाता है, मुखादम कहलाता है। अगला जो नाम आता है वो होता है कोतवाल। कौन सा नाम है? कोतवाल। कोतवाल कौन है? पूछ लिया जाए कोतवाल क्या है या फिर किसे कहते हैं, तो कोतवाल कौन होता है? गांव का चौकीदार होता है। कौन होता है? गांव का चौकीदार होता है। गौंड जनजाति के गांव के चौकीदार को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है कि गौंड जनजाति के गांव के चौकीदार को कोतवाल कहा जाता है। इसी प्रकार से जो अगला शब्द आता है इसमें वो है देबारी। अगला शब्द क्या है? देबारी। तो देबारी किसे कहते हैं? इसी जनजाति में, ध्यान रखना, कौन सी जनजाति में? गौंड जनजाति में जो गांव का कौन होता है? पुजारी। गांव का कौन होता है? पुजारी होता है। इसके अलावा जो गांव का पुरोहित होता है, पुजारी वह कौन? पुरोहित होता है, उसे क्या कहते हैं? देबारी कहा जाता है। ध्यान रखना, गौंड जनजाति के गांव के पुजारी व पुरोहित को क्या कहा जाता है, तब आपको बताना है देबारी कहा जाता है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं तो एक नया नाम निकल के आया है, वो है सग्गा। तो इस पाठ में से आपको पहले बता चुका हूं कि एक छोटा क्वेश्चन और एक बीच का क्वेश्चन आएगा। तो छोटे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। उसमें से एक नाम जुड़ा है सग्गा। तो सग्गा जो आप सोच रहे हो वो सग्गा नहीं है। इसमें सग्गा किसको कहा जाता है? सग्गा किसे कहते हैं कि जब गोंड, कौन है? जब गोंड हैं वो गुफा से बाहर आए थे। जब गोंड गुफा से बाहर आए थे, गुफा से बाहर आए थे, कितने समूह में आए थे? 4 समूह में। जब गोंड गुफा से बाहर 4 समूह में आए थे, तभी से गोंड हैं वो 4 मुख्य वर्गों में क्या हो गए? बंट गए। यानी जब गोंड गुफा से बाहर 4 समूह में आए थे, तभी से गोंड कितने वर्गों में बंट गए? 4 वर्गों में बंट गए। गोंड कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बंट गए, जिन्हें क्या कहा जाता है? सग्गा कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए सग्गा क्या है, तो बताना है कि जब गोंड 4 समूह में गुफा से बाहर आए थे, तभी से ये लोग कितने वर्गों में बंट गए थे? 4 वर्गों में बंट गए थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सग्गा कहा जाता है। तो ये हो गया किसमें? समाज व संस्कृति में। अगला पॉइंट जो आता है वो है हमारा आधुनिक संस्कृति से संपर्क। अगला पॉइंट कौन सा है? आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो पिछली सभी जनजातियों में हमने देखा था आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क कैसे रहे थे।
यानी वर्तमान जो स्थिति है उसके साथ इन जनजातियों का संपर्क है वो कैसा है। तो इसमें हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है इनके जो क्षेत्र हैं उनमें कौन सी गतिविधि बढ़ रही है, यानी जहां पे गोंड रह रहे हैं उन क्षेत्रों में किन की गतिविधि बढ़ रही है, औद्योगिक, इनके जो क्षेत्र हैं वहां पे कौन सी गतिविधि बढ़ रही है, औद्योगिक जो गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं, जिससे इनकी श्रमिक प्रवृत्ति है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है। यानी औद्योगिक गतिविधियां क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, जिसी कारण से इनकी श्रमिक प्रवृत्ति है यानी कार्य करने की जो प्रवृत्ति है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ध्यान रखना जिन क्षेत्रों में गोंड जनजाति निवास करती है ना उन क्षेत्रों में औद्योगिक जो गतिविधियां हैं या फिर प्रक्रिया हैं वो क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, जिसी के कारण वहां के जो श्रमिक हैं उनकी प्रवृत्तियां भी क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं। आगे इसमें देखते हैं कि जो क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र है, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पे नई व स्थायी बस्तियां क्या होने लगी हैं, बसने लगी हैं। नई व स्थायी बस्तियां, नई व स्थायी बस्तियां हैं वो वहां पे क्या होने लगी हैं, धीरे धीरे बसने लगी हैं। अब देखो इसमें आधुनिक संस्कृति में ही एक पॉइंट और जुड़ा है, वो है कि जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो सरकारें हैं वो इनको बढ़ावा देने के लिए यानी इनको ऊपर उठाने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं हैं वो इनको क्या कर रही हैं, प्रदान कर रही हैं। जैसे है बात कर लो चाहे चिकित्सा सुविधा की, या फिर शिक्षा से संबंधित विद्यालय हो, या फिर कोई व्यापार संबंधी हो, या फिर नजदीक में कोई बाजार स्थापित करना, इन सभी प्रकार की सुविधाएं हैं वो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किन्हें प्रदान की जा रही हैं, गोंडों को प्रदान की जा रही हैं। अब इसमें देखते हैं लास्ट में औद्योगिक संस्कृति संपर्क में एक शब्द आता है जो क्या है, दास्ता की प्रतीक कबाड़ी प्रथा। इसी में एक शब्द आता है आधुनिक संस्कृति में, वो कौन सा है, दास्ता की प्रतीक कबाड़ी प्रथा। तो ये भी एक छोटा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दास्ता की प्रतीक कबाड़ी प्रथा क्या है, दास्ता की प्रतीक कबाड़ी प्रथा क्या है। तो इसमें आपको बताना है कि छोटे छोटे जो कर्ज हैं, ध्यान देना, छोटे छोटे जो कर्ज हैं, यानी किसी साहूकार से हमने कर्ज लिया है तो छोटा कर्ज मान लो, तो जो छोटे छोटे कर्ज हैं उनको चुकाने के लिए, यानी किसको चुकाने के लिए, छोटे कर्ज को चुकाने के लिए जो ऋणी है, जिसने क्या लिया है, ऋण लिया है, यानी छोटे कर्ज को चुकाने के लिए जो ऋणी है उनकी कई पीढ़ियां, किसकी पीढ़ियां, जो ऋणी है उसकी कई जो पीढ़ियां हैं, कई पीढ़ियां हैं वो कहां कार्य करेंगी, साहूकारों के यहां, कहां पे, साहूकारों के यहां क्या करेंगी, कार्य करेंगी। दोबारा देखना, दास्ता की प्रतीक कबाड़ी प्रथा क्या है, इसमें जो छोटे छोटे कर्ज हैं, क्या है, जो छोटे छोटे कर्ज हैं उसको चुकाने के लिए, उसको चुकाने के लिए जो ऋणी है उसकी कई पीढ़ियां साहूकारों के यहां गुलामों की भांति क्या करेंगी, कार्य करेंगी। छोटे शब्द में देख लो, दास्ता की प्रतीक कबाड़ी प्रथा क्या है, जो छोटे छोटे कर्जदार हैं, जिसने कर्जा लिया है उसको चुकाने के लिए, यानी जो हमने कर्ज लिया है उसको चुकाने के लिए जो हमारी पीढ़ियां हैं, यानी ऋणी कौन हो गया, हम हो गए, कर्ज किसने लिया, हमने लिया, तो हमारी जो पीढ़ियां हैं वो साहूकारों के वहां, जिसे हमने कर्ज लिया है उसके वहां किसकी भांति कार्य करेंगी, गुलामों की भांति कार्य करेंगी। वही कौन सी प्रथा है,
कबाड़ी प्रथा है। कौन सी? दास्ता की प्रतीक कबाड़ी प्रथा है। इसी के साथ हमारा विश्व की जो प्रमुख जनजातियों का अध्याय है, इकाई फर्स्ट का सेकंड अध्याय, वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ा था। पहली जनजाति आई थी एस्किमो, दूसरी आई थी हमारी बुशमैन, तीसरी आई थी हमारी कौन सी? भील, और चौथी कौन सी थी? गोंड। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।